हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का 4 डे होता है आपके लिए। इसके पहले हम लोग टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट टेंस को देख चुके हैं, उसके वेरियस काइंड्स को, 4 काइंड्स को देख चुके हैं। पास्ट टेंस में हमने आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताया और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया। टाइम एंड टेंस के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को देख लें। यहाँ से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं। यानी अब आपको देखना होगा हैड प्लस V3 का प्रयोग, यानी कि इनकी सिचुएशन में आपके क्वेश्चन का आंसर हैड प्लस V3 होता है। या हैड प्लस V3 के प्रयोग करके हम अपने डेली लाइफ में जो है ना किस तरह के सेंटेंस को लिखते हैं और बोलते हैं, किस तरह के एक्शन के बारे में यहाँ डिस्कस किया जाता है, एवरीथिंग आप यहाँ डिटेल्स में समझ सकते हैं। सो लुक हियर, पॉइंट फर्स्ट देखते हैं। इसके पहले हम लोग देखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वे सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जिनसे पास्ट टाइम का बोध होता हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से दर्शाया जाता है। अब आप रिकॉल करेंगे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़े थे, हैव हैड प्लस V3 का प्रयोग। वहां आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को बताए गए थे जो प्रेजेंट टाइम से जुड़े थे। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने मैक्सिमम उस क्रिया को देखा जिसका संबंध सीधा पास्ट टाइम से था। तो वे सभी क्रियाएं जो पास्ट टाइम में शुरू होकर पास्ट टाइम में समाप्त हो गई उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से दर्शाया जाएगा। कंडीशंस तो वहीं रहेंगे, बस प्रेजेंट टाइम के बदले पास्ट टाइम का अध्ययन करना होगा। हालांकि उन एग्जांपल्स को जो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिस एग्जांपल को सॉल्व किए है उसी एग्जांपल को यहाँ पे देख लेते हैं। सो लुक हियर, हमने वहां पे देखा वह पहले ही चाय पी चुका है, और हम लोग ट्रांसलेट भी कर चुके हैं he has already taken tea। इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहां देखेंगे सेंटेंस के अंत में है का प्रयोग है, ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। मान लीजिए इसके बदले में अगर था का प्रयोग हो तो ये किस टाइम को इंडिकेट करता है, पास्ट टाइम को। तो सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ ये जो हैज है इसके बदले हम हैड का प्रयोग करेंगे। यानी ऑलरेडी हो, ऑफन हो, ऑलमोस्ट हो, रिसेंटली हो, ऑलवेज हो, नेवर हो, ओकेजनली हो, तो इसके साथ आपके ट्रिपल आंसर आ सकते हैं, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 और हैड प्लस V3। यानी आप इस टाइमिंग के लिए, इस पॉइंट के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आंसर दे सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आंसर दे सकते हैं, यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता हो। फॉर रिटन एंड स्पोकन अब अकॉर्डिंग टू जो है ना सिचुएशन कंडीशन आएंगे कि अगर आप प्रेजेंट टाइम की घटना को डील कर रहे हैं तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टाइम की घटना के बारे में अगर बातें कर रहे हैं तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखा वह बचपन से आम खाया, वह बचपन से आम खाई है। हम लोग इसे ट्रांसलेट भी कर चुके हैं, शी हैज
ईटिन अ मैंगो बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। ये जो है ना आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट टाइम का बोध हुआ और हमने आंसर को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया। अब मान लीजिए इसके बदले थी का प्रयोग होता हो तो टाइम चेंज हो गया, अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस की घटना हो गई। तो जो टर्म जहां है ज्यों का त्यों रहता है, सिर्फ आप हैज के बदले हैड का प्रयोग करेंगे और इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जिनसे पास्ट टाइम का बोध होता हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से दर्शा दिया जाता है या पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। एनी डाउट? इसके थर्ड सेक्शन को भी आप देख लेंगे। जैसे यहां हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा, हम लोग 10 दिनों से बीमार हैं। हम लोग 10 दिनों से बीमार हैं। अभी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं, आंसर हो गया We have been ill for 10 days। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी हम अभी प्रेजेंट टाइम में हैं। तो अगर प्रेजेंट टाइम में है तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जो है ना प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इसके जगह पे थे का प्रयोग हो, यानी हम लोग 10 दिनों से बीमार थे। किस टाइम का बोध हुआ? पास्ट टाइम का बोध हुआ। तो प्रेजेंट टेंस की भी सभी टर्म्स एंड कंडीशन जिनसे पास्ट टाइम का बोध होता हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से दर्शाया जाता है। यानी आप जो जहां है वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ हैव के बदले हैड का प्रयोग कर देंगे। फॉर रिटेन एंड स्पोकन इंग्लिश टू। एनी प्रॉब्लम? यहां तक हमारा प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होता है। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप उससे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन होता है, ही ए किंग फॉर इयर्स, और यहां आपको भरना है हैव बीन और हैज बीन। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। ओके राइट, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपको देता है भरने के लिए हैव बीन और हैड बीन। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। बिल्कुल राइट, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया जाता हो हैज बीन और हैड बीन, तो आप दोनों में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसलेशन बना रहे हैं आप, तो अगर प्रेजेंट टाइम में है तब तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टाइम में है तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भरना होता है आपको एग्जाम में, जब ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आंसर दे सकते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आंसर दे सकते हैं। एनी डाउट? ओके, राइट डाउन। हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के फर्स्ट पॉइंट को देखा, जहां पे आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वो सभी घटनाएं जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करे उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस से इंडिकेट करते हैं। यहां देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके लिए, पॉइंट 2। जब पास्ट टाइम में दो कार्यों की समाप्ति की चर्चा एक साथ हो तो प्रथम कार्य को
पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद वाले कार्य को सिंपल पास्ट टेंस से दर्शाया जाता है। इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, यहां हम एक ही सेंटेंस में डबल एक्शन और डबल टेंस का प्रयोग करेंगे। कभी कभी पास्ट टाइम में दो क्रिया जो है ना आगे पीछे करके एक पहले एक बाद में समाप्त होती है, और जब वैसे सेंटेंस को लिखना हो बोलना हो तो वहां पे हम क्रिया के टाइमिंग के अनुसार वर्ब को दो टेंस में डिवाइड कर लेते हैं, यानी दो टेंस में जो है ना उसका प्रयोग करते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ था, कौन सा घटना बाद में घटी थी। जो पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से, और जो बाद में समाप्त होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस से दर्शाते हैं। मतलब एग्जाम्पल से इस बात को हम समझ लेते हैं। ट्रांसलेशन सेक्शन में आपको जो एग्जाम्पल दिया गया था उसी एग्जाम्पल को रिकॉल करिए, यहाँ रखिए और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इस सेंटेंस में जो है ना दो वर्ब का प्रयोग हुआ, डॉक्टर का आना, रोगी का मरना। आप सबसे पहले मालूम करेंगे कि कौन सा काम यहाँ पहले हुआ। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसलिए बताएंगे पहले कौन सा काम होता है यहाँ। गुड, रोगी मर चुका था, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, और जो बाद में हुआ उसे सिंपल पास्ट टेंस से दर्शाया जाता है। अपने पहले ही हमने आपको बताया है कि यदि दो सेंटेंस को के पहले से जोड़ा जाए तो बाद ये जो पहले वाली क्रिया है पहले ट्रांसलेट होगा। रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डेड के पहले, बिफोर डॉक्टर का आना, द डॉक्टर केम। मान लीजिए मेरे स्टेशन जाने के बाद गाड़ी खुली। यहां भी हमने दो एक्शन को देखा, मेरा स्टेशन जाना और गाड़ी का खुलना। अब बताएंगे कौन काम पहले हुआ। मेरे स्टेशन जाने के बाद गाड़ी खुली, तो पहले मैं स्टेशन गया या गाड़ी खुली? राइट, पहले मैं स्टेशन गया, तो जो काम पहले हुआ इसे पास्ट परफेक्ट से, और जो बाद में हुआ इसे सिंपल पास्ट टेंस से दर्शाया जाएगा। जैसे पहले आपको बताया गया कि जब भी दो घटनाओं को के बाद से प्रेजेंट किया जाए तो बाद वाली क्रिया यहाँ पहले बनाया जाएगा, यानी गाड़ी खुली आंसर होता है आपका द ट्रेन स्टार्टेड के बाद, इसके लिए लिखेंगे आप आफ्टर। अब मैं स्टेशन गया, आई हैड गॉन टू स्टेशन। बोलिए यहां तक क्लियर होता है। अब इन दोनों पॉइंट को आप बड़े ही आसानी तरीके से यहां समझ लेंगे। नोट में देख लेते हैं, आप याद रखेंगे हैड प्लस V3 बिफोर प्लस V2। अगर आपके सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग हो और आपका वर्ब पहले पहले भरना हो बिफोर के आगे, तो वहां हैड प्लस V3 को सेलेक्ट करेंगे, और बिफोर के बाद तो वहां V2 का प्रयोग करेंगे। इन द सेम वे V2 आफ्टर
हैड प्लस भी थी। अगर आपके क्वेश्चन में आफ्टर का प्रयोग हो और इसके पहले भार को भरना हो तो वहां पे आप V2 का प्रयोग करेंगे, और बाद में अगर भरना हो तो हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। अब इसी पॉइंट से जो है ना रिलेटेड आप अपने क्वेश्चन के पैटर्न को यहां समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन होता है द क्रॉप्स बिफोर इट रेन, यह क्वेश्चन हुआ। आंसर होता है आपका हैड स्पॉइल्ड और स्पॉइल्ड। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। तो आंसर देने के पहले आप देखिएगा कि सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग हुआ है और इसके पहले वर्ब सेलेक्ट करना है। तो अगर बिफोर के पहले वर्ब भरना होगा तो आंसर आपका क्या होता है, हैड प्लस V3। अब वही अगर बिफोर का बाद भरना हो, जैसे देखते हैं द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर। यहां पे आपको वर्ब के प्रयोग करने, मान लीजिए आपको ऑप्शन मिलता है हैड कम और केम, तो क्या सिलेक्ट करेंगे आप, राइट। आपने यहां देखा कि सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग है और हमें जो है ना ऑप्शन बिफोर के बाद वाले सेंटेंस के लिए करना है। तो बिफोर के बाद जो वर्ब होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम? ओके, राइट डाउन। तो आपने यहाँ पे 7 पॉइंट में टाइम एंड टेंस के 7 सेक्शन के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस को देखा। यहाँ पे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आपको आंसर देना है, अब तो कोई डाउट आपको नहीं रहा। इसके बाद एक टेंस और हम देखते हैं यहाँ पे जो पार्ट से लिए गए हैं। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी यहाँ जो वर्ब का बनावट होता है हैड प्लस बीन प्लस V4 होता है का प्रयोग। हालांकि इसका प्रयोग बहुत ही कम तौर पे किया जाता है, क्योंकि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मैक्सिमम घटनाएं जो हैं इस टाइप का परफेक्ट टेंस से ही बना लिए जाते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा कि वहां हम कुछ वैसे कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं जो पास्ट टाइम में शुरू हुई हो और प्रेजेंट टाइम तक जारी हो। हालांकि उस तरह के एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी दर्शाया जाता है। ठीक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मैक्सिमम घटनाएं जो है ना उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से ही दर्शा लिया जाता है। हालांकि यहाँ पे उस पॉइंट को ही हम लोग डिस्कस कर ले। सिंगल पॉइंट में देखेंगे आंसर को। पास्ट टाइम में उस कार्य को दर्शाने के लिए जो पास्ट टाइम में किसी समय अवधि या बिंदु से शुरू होता हो तथा लगातार चल रहा हो, परंतु अभी अर्थात प्रेजेंट टाइम तक समाप्त हो
गया हो। अब देखिएगा, मान लीजिए पास्ट टाइम की वे सभी घटनाएं जो किसी समय अवधि में या समय के बिंदु से शुरू हुआ और लगातार जारी रहा। जब तक जारी रहे उसके समाप्त होने का कोई चर्चा नहीं रहेगा कि किस टाइम पे वो समाप्त हुआ। लेकिन हाँ, अभी जिस समय हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम तक समाप्त हो गया हो। हालांकि इस चीज को आप एक लाइन में समझ लेंगे, अर्थात had plus for या since प्लस टाइम के साथ। वहां टाइम पहचानने का जो तरीका होगा वहां देखेंगे हम लोग कि टाइम का प्रयोग होता है, उसके पहले फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन हैड बीन प्लस बिफोर हो सकता है। हालांकि आंसर तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी दे सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन हो अगर प्रेजेंट टाइम का हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से, अगर पास्ट टाइम का हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। लेकिन जब हम ग्रामर में आप अपने एग्जाम में जब ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे होते हैं वहां पे तो आप हैव, हैज, हैड, बीन प्लस बिफोर का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, जब तक आप कंफर्म ना हो ले कि यह घटना प्रेजेंट टाइम का है या पास्ट टाइम का है। सो लुक हियर, जैसे मान लीजिए वह 10 दिनों से मैच खेल रहा था। वह मैच खेल रहा था। He had been playing the match 10 दिनों से for 10 days। हम लोग 2006 से हिंदी पढ़ रहे थे। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। We had been reading Hindi since 2006 इत्यादि। अब आप यहाँ क्वेश्चन को समझिए कि फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग सेंटेंस में हो तो आप कई प्रकार से आंसर दे सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन। जैसे मान लीजिए अगर आपको ट्रांसलेट करना हो तब तो आप टेंस को पहचानेंगे, जो सिस्टम आपको बताया गया है टेंस को पहचानने का, कंफर्म हो लीजिए कि प्रेजेंट टाइम का है पास्ट टाइम का है, उसके अनुसार आप ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन आइए सबसे इंटरेस्टिंग चीज को यहाँ पे देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से कैसे कैसे हम आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे चलो कि यहाँ एक क्वेश्चन रखते हैं, राज मी इंग्लिश फॉर 5 months। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लिए, फॉर प्लस टाइम का प्रयोग है सेंटेंस में। अब ऑप्शन को आसानी से समझते चलिए। मान लीजिए यहां पे एक ऑप्शन होता है हैज टॉट और टॉट, तो क्या सेलेक्ट करेंगे आप? बिल्कुल राइट आंसर हैज टॉट। मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया गया है इज टीचिंग और हैज बीन टीचिंग, तो क्या सेलेक्ट करेंगे आप? बिल्कुल राइट आंसर। मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया जाता है हैड टॉट और विल टीच। had taught और will teach, तो क्या आंसर देंगे आप? राइट, had taught आपका आंसर हुआ।
was teaching or had been teaching. Now select your answer. had been teaching हुआ। अब यहां क्लियर करिए, फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग हो अगर आपके सेंटेंस में, तो आप आंसर जो है ना 4 टेंस में दे सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आंसर दे सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आंसर दे सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में आंसर दे सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अन्य भी एक्शन होते हैं, हमारा इमोशन, अगर उससे संबंधित आपको आंसर देना होगा तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में देंगे या पास्ट परफेक्ट में ही देंगे। कैसे? और लुक हियर, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, सीता यू सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। अब यहां आपको भरना है हैज लाइक्ड और हैज बीन लाइकिंग। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। राइट, आप हैज बीन लाइकिंग का प्रयोग ना करेंगे बिकॉज इट इज आवर इमोशन। हम जब किसी को लाइक करते हैं तो हमारे इमोशन के कैटेगरी में, फीलिंग के कैटेगरी में, स्टेट ऑफ माइंड के कैटेगरी में आता है, और इसका आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं करते। तो यहाँ जब भी आंसर देंगे हम हैज लाइक्ड में आंसर देंगे। आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हैड लाइक्ड और हैड बीन लाइकिंग। आपका आंसर सिर्फ हैड लाइक्ड होता है। तो अगर स्टेट ऑफ माइंड हो, फीलिंग हो, जस्ट लाइक मान लीजिए हमारा इमोशन हो, थॉट हो, तो वहां पे आप परफेक्ट टेंस का प्रयोग कीजिएगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी आंसर दे सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी आंसर दे सकते हैं। अन्य एक्शन हो तो आप में से ये 4 टेंस से कोई भी ऑप्शन मिलता हो, आप आसानी से आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स आपके हाथ में होता है। एनी प्रॉब्लम? लेकिन जब ट्रांसलेशन बनाना होगा तब तो वहां आपको समझना पड़ेगा कि यह किस टेंस से लिया गया है और हमें किस टेंस में ट्रांसलेट करना है। यह जिस टेंस को इंडिकेट करता हो, आपके ट्रांसलेशन मस्ट बी इन दैट टेंस, नॉट इन एनी टेंस। आप किसी टेंस में नहीं ले सकते। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे होता है, फॉर या सिंस प्लस टाइम देता है, तो ऑप्शन के लिए आपके पास 4 टेंस है। जो टेंस आपके दिमाग में घुस जाए, अगर उसका ऑप्शन वहां पे मौजूद हो तो आसानी से आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। एनी डाउट? ओके, राइट डाउन। टाइम एंड टेंस में हम लोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस को जो है ना बारी बारी से करके देख लिया, उसके सभी काइंड्स को देख लिया। अब यहां से हम लोग फ्यूचर टेंस की तरफ प्लान करेंगे। चलो भी है सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब शैल और विल प्लस V1 का प्रयोग। अब आप देखेंगे कि कब कब हमारा ऑप्शन जो है ना शैल विल प्लस V1 के रूप में होता है। तो पॉइंट फर्स्ट देखेंगे आप, फ्यूचर टाइम में किसी सब्जेक्ट की संभावित अवस्था, स्टेट, अधिकार, पोसेशन तथा कार्य एवं व्यापार, मतलब एक्शन को दर्शाने के लिए। यहां पे हम लोग ऐसी घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे
जिसे होने की संभावना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये सब फ्यूचर टाइम की घटनाएं हैं, आने वाले समय में संपन्न होगी। तो यहाँ हम लोग पुनः तीनों पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टेट, पोसेशन और एक्शन। स्टेट आपको पहले बताया गया है, प्रेजेंट और पास्ट में जो हम लोग हैं, जो हम लोग थे, अब फ्यूचर में देखेंगे आप, जो हम लोग होंगे, बनेंगे या रहेंगे। पोसेशन बोले तो जो हमारे पास है, इसको भी हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट में देखा, जो हमारे पास है, जो हमारे पास था। अब देखेंगे जो हमारे पास होगा, रहेगा या हम रखेंगे आने वाले टाइम में। और एक्शन, हालांकि इससे तो आप तीनों टेंस में जो है ना इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो आइए सबसे पहले हम बारी बारी से इन तीनों टर्म को समझ ले। और था फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे स्टेट, मतलब जो हम लोग हैं। आप इसको प्रेजेंट और पास्ट में देख चुके हैं, यहां देखिएगा, जैसे राम एक राजा होगा, हम लोग महान बनेंगे, सीता रानी रहेगी, इत्यादि। यानी आने वाले समय में हम जो बनेंगे, रहेंगे, होंगे, यह हमारा फ्यूचर टाइम का स्टेट कहलाता है। अब कंफर्म होइए, यहाँ पे जब आप स्टेट को इंडिकेट करेंगे तो वर्ब के लिए वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे, जिसके प्रेजेंट फॉर्म इज और एम आप यूज कर चुके हैं, पास्ट फॉर्म वाज वेयर यूज कर चुके हैं। फ्यूचर में हम इसे कैसे यूज करेंगे, वॉच द रूल। आप यहां सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिएगा, इसके बाद शैल विल का प्रयोग कीजिएगा। जब स्टेट को एक्सप्रेस करना हो, डिनोट करना हो, तो शैल विल के बाद V1 के लिए बी का प्रयोग करिएगा और इसके बाद स्टेट लिखेंगे। तो आंसर हमारा होता है राम एक राजा होगा, राम विल बी ए किंग, हम लोग महान बनेंगे, वी शैल बी ग्रेट, सीता रानी रहेगी, सीता विल बी ए क्वीन, इत्यादि। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको? आपने आसानी से इन चीजों को समझ लिया। अब यहां देखते हैं, हम लोग देख लें पोसेशन को। अब पोसेशन को समझेंगे। पोसेशन हम लोग जो है ना प्रेजेंट और पास्ट में देखे हैं, जो हम लोग के पास है और जो हम लोग के पास था। यहाँ हम लोग को देखना होगा कि जो हम लोग के पास होगा, यानी जो हम लोग रखेंगे, यह फ्यूचर टाइम का पोसेशन कहलाएगा। कैसे? लुक हियर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गाय होगी, इसके पहले आप इसको पढ़ चुके हैं। मेरे पास एक गाय है, प्रेजेंट टाइम। मेरे पास एक गाय थी, पास्ट टाइम, जहां आपने हैव, हैज और हैड का प्रयोग किया। अब यहां आप देखेंगे मेरे पास एक गाय होगी, वह 10 रुपए रखेगा, सीता को 2 पुत्र होगा, इत्यादि। अब देखिए, जब पोसेशन को ट्रांसलेट करना हो, यानी कि बोलना हो या लिखना हो, तो आप यहां पे वर्ब टू हैव को सेलेक्ट करेंगे, जिसका प्रेजेंट फॉर्म हैव, हैज होता है और पास्ट फॉर्म हैड होता है। इन फ्यूचर रूल को देखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखिएगा, शैल या विल को सेलेक्ट करिएगा और V1 के लिए
जब पोसेशन को डिनोट करना हो तो शैल विल के बाद हैव का प्रयोग करते हैं और इसके बाद पोसेशन। आंसर इज हियर। मेरे पास एक गाय होगी, आई शैल हैव अ काऊ। वह 10 रुपए रखेगा, ही विल हैव 10 रुपीज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडर्न के अनुसार, ₹10। सीता को 2 पुत्र होगा, सीता विल हैव 2 sons इत्यादि। बोलिए कोई प्रॉब्लम? यानी आपने यहां तक समझ लिया कि हम कब शैल विल के बाद बी का प्रयोग करते हैं, कब शैल विल के बाद हैव का प्रयोग करते हैं। अब एक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, बोर्ड फ्री हो जाए, उसके बाद में हम लोग एक्शन के बारे में और अन्य सेक्शन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत आपको? ओके, राइट डाउन। तो हम लोग स्टेट और पोसेशन को देख लिए। अब आप यहां देखेंगे एक्शन के बारे में। एक्शन का मतलब हो गया जो हम लोग करते हैं, इसको प्रेजेंट टाइम में रखिए। जैसे वह हिंदी पढ़ेगा, हम लोग बाहर जाएंगे इत्यादि। तो जब एक्शन को डील करना होगा तो वर्ब के लिए हम यहाँ डायरेक्ट मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ जो आपका रूल होगा वह सब्जेक्ट होगा, शैल या विल होगा, डायरेक्ट मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे आप यहाँ, बी या हैव का प्रयोग नहीं। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट होगा। इफ एनी, वह हिंदी पढ़ेगा, आंसर इज हियर, ही विल रीड हिंदी। हम लोग बाहर जाएंगे, वी शैल गो आउट। बोलिए एनी प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने पॉइंट 1 के अनुसार देखा, शैल विल के साथ बी का प्रयोग, हैव का प्रयोग और मेन वर्ब का प्रयोग। जब स्टेट को डिनोट करना हो शैल विल के बाद बी लिखते हैं, पोसेशन को डिनोट करना हो हैव लिखते हैं और एक्शन को डिनोट करना हो तो V1 का प्रयोग करते हैं। यहां तक फाइनल होता है। इसके बाद देखेंगे जब फ्यूचर टाइम में शर्त एवं परिणाम की चर्चा एक साथ हो तो शर्त को सिंपल प्रेजेंट तथा परिणाम को सिंपल फ्यूचर टेंस से दर्शाया जाता है। हम इस पॉइंट को ऐसे भी समझेंगे, कभी कभी फ्यूचर टाइम में दो क्रियाओं की चर्चा एक साथ होती है, जिसमें पहले जो पहले होगी उसे फ्यूचर परफेक्ट, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस से दर्शाएंगे, और जो बाद में होगी उसको सिंपल फ्यूचर टेंस से दर्शाएंगे। तो जो क्रिया पहले होगी उसे शर्त के कैटेगरी में रखते हैं, यानी एक कंडीशन होगा वो,
और जो बाद में होगी उसको परिणाम यानी रिजल्ट के कैटेगरी में रखते हैं। यानी अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। इस टाइप की घटनाओं के बारे में अगर डिस्कस करना हो तो वहां हम डबल टेंस का प्रयोग करते हैं। हाउ, लुक हियर। एक एग्जांपल रखते हैं यहां पे। जैसे मान लीजिए यदि वह आएगा तो हम लोग जाएंगे। यानी ये दोनों क्रिया जो है ना फ्यूचर टाइम में संपन्न होगी। यदि वह आएगा तो हम लोग जाएंगे। अब इसमें देखेंगे पहले कौन काम होगा, यदि वह आएगा तो फिर क्या होगा, हम लोग जाएंगे। ऐसे भी समझ लीजिए, यदि वह आएगा यह एक शर्त हुआ तो हम लोग जाएंगे यह परिणाम हुआ। तो जो शर्त होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से दर्शाते हैं। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से दर्शाएंगे और जो परिणाम होगा इसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस से दर्शाएंगे। बनाने के लिए आप किसी भी एक्शन को कहीं भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि वह आएगा, इफ ही कम्स, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग जाएंगे, वी शैल गो। हालांकि आप ये सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, वी शैल गो इफ ही कम्स। बस इतना ही याद रखेंगे कि जो सेंटेंस इफ से शुरू होगा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से डिनोट करेंगे और उसके जो सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस से दर्शाएंगे। एनी डाउट? ओके। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे आप। इफ इट रेन्स द क्रॉप्स, और आपको ऑप्शन मिलता है विल स्पॉइल और स्पॉइल। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। तो यदि दो सेंटेंस को आप इफ से जोड़ेंगे तो जो क्रिया इफ से, जो सेंटेंस इफ से जुड़ेगा, इफ के बाद रहेगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है और जो एडिशनल है वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो ऑप्शन होगा आपका विल स्पॉइल। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपसे मिलता है, इफ ही मी आई शैल पास। ऑप्शन देते हैं आपको टीचेस और विल टीच। यदि वह मुझे पढ़ाएगा मैं पास करूंगा। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। गुड। जो इफ से शुरू होगा इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से दर्शाएंगे। अब उधर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हो या इधर करना हो, बड़ी आसानी से आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ये सारी बातें आपको याद रहना चाहिए एग्जाम के समय। बस डेली जो है ना रिवीजन करते रहिए। किसी भी ग्रामर का बुक आप रखिए, किसी भी पब्लिकेशन का हो, किसी भी राइटर का हो। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आया, वहां आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सारी बातें आपको समझ में आएगी और इससे भी बेहतर समझ में आएगी और इससे भी डिटेल समझ में आएगी। ये बोर्ड से हुआ, वह बुक से हुआ, कुछ तो बेहतर जरूर मिलेगा जब दोनों को आप पढ़ेंगे। यहाँ भी पढ़ते हैं और वहां भी पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो दोनों का परिणाम जो निकलेगा वो अमेजिंग होगा। चलो हियर, इसके बाद हम लोग देख लें एक अन्य टेंस के बारे में। यह होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हालांकि इसका बेसिकली जो है ना कोई यूज नहीं होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इस टाइप की घटनाएं नहीं घटित होती है।
जो आपने इससे संबंधित ट्रांसलेशन सेक्शन में पढ़ा था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को, बस वही सारी क्रियाएं जो है ना यहाँ घटित होती है। वे सभी काम जो आने वाले समय में जारी रहेगा यानी हो रहा होगा, उसको दिखाने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, जिसे आप अपने ट्रांसलेशन सेक्शन में देख लेंगे। सी योर ट्रांसलेशन, सी योर ट्रांसलेशन देखिए। आप इस चैनल के नीचे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जो है ना प्लेलिस्ट में आपको ट्रांसलेशन सेक्शन मिलेगा। ट्रांसलेशन सेक्शन के अंतर्गत आप उसे ओपन करेंगे, जहां पे आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से बताया गया है और ऐसे भी आप पढ़े हुए हैं उसके अनुसार। तो जो एक्शन आपने ट्रांसलेशन सेक्शन में ट्रांसलेट किया है स्पोकन और रिटन में वही होता है, पर्टिकुलर कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसके साथ इस टेंस को जो है ना हम यूज करते हो। ओके, राइट डाउन। अब हम लोग फ्यूचर टेंस में नेक्स्ट टेंस को देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां आप शैल और विल प्लस हैव प्लस भी थ्योरी का प्रयोग करते हैं। कैसे? लुक हियर। अब यहां देखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में किस तरह की घटनाएं जो होती हैं जिसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से जो है ना एक्सप्रेस किए जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं फॉर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। या आपके एग्जाम में इस टेंस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को आप पहचानेंगे और कैसे आंसर आप देंगे, जो आपका आंसर शैल विल हैव प्लस बी थ्योरी के रूप में होगा। चलो हियर, फ्यूचर टाइम में उस कार्य को दर्शाने के लिए जो किसी भी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगी। यानी फ्यूचर टाइम की वे सभी क्रियाएं जिसे समाप्त होने के लिए कोई टाइम फिक्स कर दिया जाए, या फ्यूचर टाइम में हम उस घटना के बारे में जिसकी समाप्ति की हम डिस्कस करते हैं कि क्रिया समाप्त हो चुकेगी, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से दर्शाया जाता है। तो जनरली आप ऐसे समझ लीजिए कि आने वाले समय में जिस काम को समाप्त करना होगा, यानी जो अब कंफर्म है कि काम समाप्त हो जाएगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से दर्शाते हैं। अदरवाइज ये छोटा सा टाइम का सिस्टम है जिसके अनुसार आप ऐसे भी समझ लेंगे। अर्थात बाय प्लस टाइम, पॉइंट इन टाइम। लगे यहाँ पे पीरियड होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे, अपॉइंट होगा तो बाई का प्रयोग करेंगे। अब क्या कीजिए, अगर आपके क्वेश्चन में बाई प्लस टाइम का प्रयोग हो, यानी बाई हो, बाई के पास किसी टाइम, बाई के बाद किसी टाइम का प्रयोग हो, तो धड़ल्ले से आप अपना ऑप्शन शैल विल हैव प्लस बी थ्योरी जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फुल मार्क्स आपके हाथ में होगा। कैसे? पहले ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन, जैसे मान लीजिए राम 10 बजे तक पत्र लिख चुकेगा। राम पत्र लिख चुकेगा। राम विल हैव रिटन ए लेटर, कब तक? 10 बजे तक, बाई 10 o'clock। अब बाई 10 o'clock यानी बाई प्लस टाइम, तो ऑप्शन हो जाएगा शैल विल हैव प्लस बी थ्योरी। जैसे यहां देखते हैं, हम लोग
सोमवार तक हिंदी पढ़ा चुकेंगे। तो वी शैल हैव टॉट हिंदी बाई मंडे, यानी बाई प्लस टाइम होता हो तो शैल या विल हैव प्लस भी क्रिया आपका ऑप्शन होगा। तो आपने ट्रांसलेशन के अनुसार देख लिया। अब आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन होता है तो कैसे, लुकिए, जैसे मान लीजिए ही इज सेकेंड बाई जनवरी। अब भरना है आपको सेल्स will have sold, select your answer, right। जैसे ही बाई के बाद टाइम का प्रयोग हो तो शैल विल हैव प्लस भी थ्री आपका आंसर हो जाता है। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब यहां देखेंगे आप, जब फ्यूचर टाइम में दो कार्यों की, अब इस पॉइंट को यहां समझ लें, पॉइंट 2 को देखते हैं। जब फ्यूचर टाइम में दो कार्यों की समाप्ति की चर्चा एक साथ हो तो प्रथम कार्य को फ्यूचर परफेक्ट तथा बाद वाले कार्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस से दर्शाया जाता है। अभी आपने जो प्रेजेंट परफेक्ट में देखा वही चीज फ्यूचर परफेक्ट में देख रहे हैं, पर कितना ही है कि सॉरी पास्ट परफेक्ट में देखा। पास्ट परफेक्ट में हम उस क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे जो पास्ट टाइम में समाप्त हो गई हो। दोनों यहां देखना है कि दोनों में कोई क्रिया समाप्त नहीं हुई है, फ्यूचर टाइम में क्रिया समाप्त होगी। तो जो पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट से और जो बाद में होगा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से दर्शाया जाएगा। हाउ, लुक द एग्जांपल। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। एक डॉक्टर का आना और दूसरा हो गया रोगी का मरना। ना अभी डॉक्टर आया है ना रोगी मरा है, ये दोनों क्रिया आने वाले समय में यानी फ्यूचर टाइम में समाप्त होगी। तो आप यहां पता कर लें, सबसे पहले कंफर्म हो ले कि कौन काम पहले समाप्त होगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, पहले डॉक्टर आएगा या रोगी मरेगा? राइट, रोगी मर चुकेगा। तो आप इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाएंगे और जो बाद में होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो यदि दो क्रियाओं को के पहले से जोड़ा जाए तो पहले वाली क्रिया को पहले ट्रांसलेट करते हैं, द पेशेंट विल हैव डेड के पहले, बिफोर। अब डॉक्टर आएगा, द डॉक्टर कम्स, इत्यादि। इस तरह के स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा। अगर ये क्रिया पास्ट टाइम की होती है तो दोनों एक्शन पास्ट टेंस का ही होता है।
जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में। लेकिन अगर ये क्रिया फ्यूचर टाइम से संबंधित है तो ये दोनों दो टेंस में जाते हैं, एक आपके प्रेजेंट टेंस में जाएंगे, एक फ्यूचर टेंस में आता है। जो पहले होगा वो फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट से, और जो बाद में संपन्न होगा वो प्रेजेंट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से। एनी डाउट? ओके, अब इन चीजों को आप ऐसे याद कर लेंगे। had प्लस V3, V4 प्लस V2, shall और will प्लस have प्लस V3, V4 प्लस V1 या V5। अब यहां केयर कीजिएगा, अगर आपके सेंटेंस में V4 का प्रयोग हो, क्वेश्चन में V4 हो और पहले भरना हो, अगर बाद में V2 दिया है तो had प्लस V3 भरेंगे, या V1 V5 दिया है तो shall will have प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए बाद में भरना हो, सेंटेंस में V4 का प्रयोग आपके क्वेश्चन में, अगर पहले had प्लस V3 है तो बाद में V2 भरेंगे, shall will have प्लस V3 है तो बाद में V1 या V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। कैसे? तो ये क्वेश्चन को यहां पे समझ लीजिएगा, जैसे द क्रॉप्स बिफोर इट स्टार्ट्स रेन, भरना है आपको had spoiled, will have spoiled। Now select your answer। समझ, आपसे बिफोर है तो आप तो देखते होंगे कि had प्लस V3 भी आंसर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बिफोर के बाद वाले टर्म को देखिए, यहाँ पे V5 का प्रयोग है तो ऑप्शन आपका will have प्लस V3 होता है। अगर यहाँ V2 होता तो had प्लस V3 होता। एनी डाउट? ओके, एक नेक्स्ट टेंस के बारे में आप यहाँ पे देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का भी कोई जो है ना सॉलिड यूजेज नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका प्रयोग नहीं होता है। बोलचाल के भाषा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसके लिए जो हम लोग ट्रांसलेशन सेक्शन को देखे हैं वहां आप इसको पढ़ लेंगे कि किस तरह की घटनाओं के बारे में यहाँ हम डिस्कस करते हैं, और बिल्कुल उसके अनुसार आप उसका रिटन और स्पोकन इंग्लिश में या आप अपने एग्जामिनेशन के अंतर्गत वैसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो हम लोगों ने टाइम एंड टेंस को यहाँ तक समाप्त किया। अब आपका ड्यूटी बनता है कि इसे कैसे आप अपने पास रखेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे। अगर आप इसे डे बाय डे अपने सिस्टम से पढ़ते रहें, समझते रहें और प्रैक्टिस करते रहें तो इन एग्जामिनेशन यू विल बी द किंग। आप जो है ना एग्जामिनेशन में वही कर पाएंगे जो आप सोचकर जाएंगे। ओके, राइट डाउन।